हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के लिए देखिए, अभी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च 2024 को, फ्रेंड्स एग्ज़ाम रद्द हो गया था। उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे ठीक उसी पैटर्न और उसी लेवल पर आधारित प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 2 यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है। इसमें बिहार स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हैं और ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12 सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें वही पैटर्न रखा गया है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो रद्द हो गया उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वही पैटर्न वही लेवल हमने इसमें रखा हुआ है। आज हमारा यह तीसरा वीडियो है, तीसरा सेशन है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 2 सेशन करा दिया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती 2024 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए, बिहार स्पेशल, जीएसजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से पेपर 2 में यानी कि जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में बिहार स्पेशल, जीएसजी के और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी इस बार जो बीपीएससी टीआरई 3.0 जो हुआ था, जो रद्द हो गया था, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक वही पैटर्न और उसी लेवल के प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और देखिए, ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, 9, 10th के लिए भी है और फ्रेंड्स 11, 12 के लिए भी है। सभी के लिए ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस टैक्स का विरोध करके यानी कि किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध किया था? आंसर देखिए, सब लोग कमेंट करिएगा। वैसे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिश करिएगा फ्रेंड्स 10 सेकंड के अंदर आंसर दे देने के लिए, ताकि हम लोग जल्दी से सेशन को कवर कर लें। चलिए बताइए सब लोग कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर यानी कि किस टैक्स का विरोध कर सरकार का विरोध किया? देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है। मैं आपको पहले वो प्रश्न दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं वो प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो प्रश्न, नमक सत्याग्रह से रिलेटेड प्रश्न है, बिहार से संबंधित प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और मैंने बोला था आपको कि ठीक उसी पैटर्न पर हम लोग सारे प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बताएंगे इसका पहले आंसर क्या होगा कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नमक सत्याग्रह था चंपारण में, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पर। यह रहा हमारा प्रश्न। प्रश्न क्या था कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर यानी कि टैक्स का विरोध कर सरकार का विरोध किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौकीदारी कर। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपका 3-4 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, 3-4 प्रश्न आपका कवर करवाऊंगा, बस आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन था, ये बिहार में किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? एक प्रश्न ये पूछा जाता है। तो चौकीदारी कर बंदी आंदोलन यह चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है
कि बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया में शुरू हुआ था, पश्चिम चंपारण में शुरू हुआ था। ठीक है। और बेगूसराय में चौकीदारी कर बंदी का जो कार्यक्रम था ये विशेष रूप से चर्चा में रहा था उस समय। ठीक है ना। देखिए, अनुराग सिंह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, किसने? अनुराग सिंह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। चंद्रा देवी थी, उन्होंने अगस्त 1930 को गया में एक सभा को एक जो सभा था उसको संबोधित करके चौकीदारी कर देने से इनकार किया था। और देखिए, सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, इन सब जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था। तो ये सब पॉइंट है, आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन विशेष रूप से आपको याद रखना है कि बेतिया में शुरू हुआ था। ठीक है। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, इसके समय बिहार में मुजफ्फरपुर जिला जो है वहाँ पर मैजिक लालटेन का लेक्चर आयोजित किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में मैजिक लालटेन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैजिक लालटेन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, मैजिक लालटेन का लेक्चर आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा कि जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर के बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय वे महात्मा गांधी जी जो थे ये कहाँ की यात्रा कर रहे थे? प्रश्न ये पूछा गया है कि जब महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर के बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, इसी तरह का प्रश्न इस बार पूछा गया था बीपीएससी में कि दक्षिण अफ्रीका टीआरई 3.0 2024 में जो रद्द हो गया था, उसी का क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च, यानी कि कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, देख लीजिए पहले उसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्पष्ट रूप से। देखिए, अप्रवासी विनियमन अधिनियम 1913 की अवहेलना करने के लिए न्यू कैसल नटाल कॉलोनी से ट्रांसवाल में मार्च किया था, और गांधी जी के नेतृत्व में सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने जो है इस मार्च में हिस्सा लिया था। इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर कि जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर के बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय वे कहाँ की यात्रा? तो देखिए, जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर के बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो गांधी जी जो थे फ्रेंड्स, उस समय डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उस समय ये गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। ठीक है ना, याद रखेंगे, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा ये कर रहे थे। और इनको जो है किस स्टेशन पर जो है धक्का देकर के बाहर निकाला गया था, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो पीटर मैरिट्सबर्ग में। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा, पीटर मैरिट्सबर्ग में। ठीक है ना, ये स्टेशन था पीटर मैरिट्सबर्ग, यहाँ पर इनको ट्रेन से धक्का देकर के बाहर निकाला गया था। ठीक है। और इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गांधी जी ने जो है 1894 में, याद रखिएगा, गांधी जी ने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। ठीक है ना। और इस संगठन ने मूल अफ्रीकियों और भारतीयों के प्रति गोरे लोगों के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया था। ये सब आप याद रखिएगा। और गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जो है कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। इन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म कब शुरू किया था? तो 1910 में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फॉर्म को शुरू किया था। ठीक है, ये सब फ्रेंड्स आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका प्रिटोरिया हो जाएगा। डरबन से ये प्रिटोरिया की यात्रा उस समय कर रहे थे, और उनको पीटर्स मैरिट्सबर्ग में जो है ट्रेन से धक्का देकर के बाहर निकाला गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिस्पार हिमनद अवस्थित है। अच्छा, हिमनद जो है, ग्लेशियर जो है, वहाँ से टीआरई 2.0 में भी प्रश्न पूछा गया था और 3.0 में भी प्रश्न पूछा गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रश्न पूछा गया था कि बाल्टोरो हिमनद, यहाँ मैं लिखता हूँ, ये बाल्टोरो हिमनद जो है ये किस श्रेणी में है, ये पूछा गया था, बाल्टोरो हिमनद। ठीक है ना। तो देखिए, बाल्टोरो हिमनद जो है मैं आपको बता देता हूँ काराकोरम में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? बाल्टोरो काराकोरम में है।
काराकोरम में है बाल्टोरो हिमनद। देखिए टीआरई 3.0 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है, काराकोरम में है। ठीक है, चलिए उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया था कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लिखापानी हिमनद जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए लिखापानी हिमनद जो है ना, लिखापानी हिमनद जो है ये कहाँ पर है, तो लिखापानी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर। बाल्टोरो जो है लद्दाख में पड़ता है, जो अभी मैंने आपको बाल्टोरो हिमनद जो बताया है ये लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आगे हिस्पार हिमनद जो प्रश्न मैंने पूछा था, हिस्पार हिमनद ये भी लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश देखिए बीपीएससी 9th-10th में ये 26/8/2023 को टीआरई 1.0 में शायद ये पूछा गया है ना, 8वां महीना, हाँ अगस्त में हुआ था ये पेपर। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हिस्पार हिमनद अवस्थित है, तो हिस्पार जो है ये भी काराकोरम रेंज में ही है, काराकोरम में ही है। और हिस्पार जो है ना ये आपके लद्दाख में पड़ता है। जैसे कि गंगोत्री याद रखिएगा उत्तराखंड में पड़ता है, सियाचिन लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और मैं आपको और भी हिमनद जो है दिखा देता हूँ ये किस श्रेणी। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका हिस्पार ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए बाल्टोलो ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ से आपको ये भी याद रखना है बियाफो ग्लेशियर ये भी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में भी है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर खुर्दोपिन ग्लेशियर ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, उसके बाद देखिए चोमोलुंगमा ग्लेशियर ये भी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। तो ये सब आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं, कुछ ग्लेशियर हैं, हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में फिर से पूछ लिए जाएँ। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काराकोरम में। अच्छा एक और ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा, ये ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर। अगर आपसे पूछा जाए कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ पर है तो उत्तराखंड में है। ठीक है ना, मिलाम उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में याद रखिएगा, उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा लिखापानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 16वीं विश्व सामाजिक मंच 2024 की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। 16वीं विश्व सामाजिक मंच 2024 की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 16वीं विश्व सामाजिक मंच, ठीक है ना, इसका आयोजन किया गया था फरवरी 2024 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कहाँ पर, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और यह सम्मेलन 5 दिवसीय कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों, ट्रेड यूनियनों और नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। और इस सम्मेलन का विषय क्या था, एक और दुनिया संभव है, एक और दुनिया संभव है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में। देखिए 8 अगस्त 1942 इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 जो है यह इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। और देखिए इस तरह का प्रश्न जो है यहाँ पर टीचर एग्जाम में पूछ भी लिया गया था कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पास किया गया था। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर पहले बताइए कि 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। और यहाँ पर देखिए बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पास किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। देख रहे हैं प्रश्न रिपीट हो रहा है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई और थोड़े बहुत संशोधन के बाद फाइनली 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। और भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगस्त क्रांति के भी नाम से इसको जाना जाता है। देखिए ये इसी तरह का प्रश्न है, मैंने उसी प्रकार से रखा हुआ है आपके एग्जाम के लिए। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पास किया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को। क्लियर। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है
कि ये जो उसके बाद आंदोलन आरंभ होते ही उसके बाद जैसे ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। अच्छा, पूछा जाएगा ऑपरेशन 0 आवर का संबंध किससे है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन 0 आवर जो चलाया गया था उसमें गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, बहुत से जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया था और उनको कहाँ पर भेजा गया था, तो आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था गांधी जी को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना जिले के अंतर्गत कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। पटना जिले के अंतर्गत कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, चलिए बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा। अब देखिए ऐसा ही प्रश्न इस बार जो है क्लास 1 to 5 में पूछा गया था, ठीक है ना, कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछा गया था और मैंने प्रश्न में रखा हुआ है कि कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन भी चल रहा है 2024 वाला, ठीक है ना। तो कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि संसदीय क्षेत्र कितना है, ये आप बताइएगा। बताइए कमेंट करके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए सभी लोग। राइट आंसर इसका क्या होगा, पटना जिले के अंतर्गत कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। वैसा ही पैटर्न है, आप देख सकते हैं, सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो पटना जिले के अंतर्गत जो है 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। और ये प्रश्न जो पूछा गया था कि कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और लोकसभा 2। याद रखिएगा, देख सकते हैं TRE 3.0 2024 का ये प्रश्न है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पटना नगर निगम में अभी वर्तमान में टोटल कितने वार्ड हैं, वार्डों की संख्या कितनी है, वार्डों की संख्या नगर निगम में, तो ये 75 है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। लोकसभा की 2 सीट, विधानसभा का 14 और वार्डों की संख्या पटना नगर निगम में 75। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में जो है किसानों की अगुवाई किया था। सोच समझ करके इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था। और स्वामी विद्यानंद जो थे ये बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, विशेष करके उत्तर बिहार के कई जिलों में, खास करके दरभंगा राज्य के इलाकों में, ठीक है ना। दरभंगा राज्य के इलाकों में इन्होंने, स्वामी विद्यानंद ने रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत किया था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BPSC का VVI क्वेश्चन है। और ऑप्शन में आपको ये विद्यानंद भी दे देगा और सहजानंद सरस्वती भी दे देता है, तो याद रखिएगा स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है ना। और दरभंगा राज्य में भी पूछा जाता है कि किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो इन्होंने ही किया था। और चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये वाला प्रश्न जो है इस बार TRE 3.0 में 2024 में जो रद्द हो गया था उसमें पूछा गया था कि किसने कहा था, किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक, माइक्रोस्कोपिक अंग्रेजी में बोलेंगे, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार TRE 3.0 में कि यह कहते हुए किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन का है। किसका, लॉर्ड डफरिन का है। इसी के समय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन का जो वायसराय का पद, लॉर्ड डफरिन था उस समय, गवर्नर जनरल वायसराय जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। और ये वाला स्टेटमेंट बताइए कि कांग्रेस की महल लड़खड़ा रही है और भारत में रहते मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। ये स्टेटमेंट जो है ये लॉर्ड कर्जन का है, ठीक है। और एक स्टेटमेंट मैंने आपको कराया था कि किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। यह स्टेटमेंट अब पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उससे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। यह स्टेटमेंट एल्गिन का है, ठीक है ना, एल्गिन का है, याद रखिएगा। क्लियर, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कब किया था। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने
नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन कब किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गांधी जी को जो है पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से ट्रेन से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया था। उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गांधी जी ने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था। और इस संगठन ने मूल अफ्रीकी जो वहाँ के लोग थे और भारतीय लोग थे, उनके प्रति गोरे लोगों के दमनकारी व्यवहार के खिलाफ अहिंसक विरोध का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। अब देखिए, दरअसल मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा गया था कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर इसमें से कौन सा है। अभी इसी बार पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा पहले आप लोग, फिर मैं प्रश्न पर मैं आऊँगा। पहले इसका आंसर बताइए कि गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन से हैं। चलिए सब लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए, सब लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी के तट पर जो स्थित शहर है ना, इसमें से प्रयागराज है। ठीक है ना। कौन सा शहर है? तो इसमें से ये प्रयागराज है। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो प्रश्न अभी रखा हुआ था प्रयागराज राइट आंसर होगा। इस बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। तो ये जिला जो है, ये जिला 12 हैं। याद रखिएगा जिला 12 हैं। कौन कौन से जिला हैं? पटना नदी के तट पर अवस्थित, गंगा नदी के तट पर अवस्थित। तो सबसे पहले तो आप पटना से चलिए। पटना हो गया, सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले हैं। ठीक है ना। और बिहार में किस जिला में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में है। इसे भी आप याद रखिएगा, पटना में है। ठीक है, पटना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ये वाला प्रश्न हो गया, इसी के तर्ज पर मैंने रखा हुआ प्रश्न को। देखिए हाल ही में कौन सा देश जो है मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में कौन सा देश जो है मध्य पूर्व में, यानी कि मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है उसमें कौन सा कंट्रीज है जो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो देश है इसका नाम क्या है? इसका नाम सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और सऊदी अरब 2025 के अंत में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सेवा शुरू कर रहा है। और 800 मील की यात्रा सऊदी अरब की राजधानी रियाद से शुरू होगी और जॉर्डन के साथ सीमा की ओर उत्तर पश्चिम की ओर यात्रा करेगी। और यह मार्ग सुंदर रेगिस्तानों और यूनेस्को के विश्व धरोहर पुरातत्व स्थलों से होकर के ये गुजरेगा। ठीक है ना। तो ये सऊदी अरब हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1855-56 के मध्य संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855-56 के मध्य जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइएगा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व, देखिए संथाल विद्रोह जो था, इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दामने कोह, जिसको कि संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था, इसका मुख्य केंद्र। ठीक है, मुख्य क्षेत्र। और ये जो आपका विद्रोह हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों के द्वारा अधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, बाहरी लोग जिसको कि दीकू कहा जाता था उनका शोषण, ये सब। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका इसका नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने किया था। याद रखिएगा सिद्धू, कानू, चांद भैरव ये भाई थे, इन्होंने किया था। और देखिए ये जो संथाल विद्रोह है 1855-56 में हुआ था, याद रखेंगे। और संथाल विद्रोह को जो है कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, यहाँ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, याद रखेंगे नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह की चर्चा किया है। कार्ल मार्क्स ने नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में ये जो संथाल विद्रोह है इसकी चर्चा किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और एक आपका कोल विद्रोह था। ठीक है ना, कोल विद्रोह ये भी याद रखिएगा। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुधो भगत थे। ठीक है ना, बुधो भगत। चलिए, और मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा ने।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। अब यहाँ पर देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक, तो देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक का नाम पूछा गया। देखिए वंदे मातरम कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी भाषा का, और इसकी स्थापना किया था बिपिन चंद्र पाल ने, और इसका संपादन किया था श्री अरविंद घोष ने। यहाँ पर समाचार पत्र के संपादक का नाम पूछा गया है तो अरविंद घोष राइट आंसर हो जाएगा। बेशक इसकी स्थापना बिपिन चंद्र पाल ने किया था, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा का एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि वर्ष 1920 में जो है लाहौर से लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू समाचार पत्र वंदे मातरम प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। उर्दू था वंदे मातरम, और ये जो वंदे मातरम की बात हो रही है ये अरविंद घोष की है, अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। और एक और पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, इसके लेखक कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा। और वंदे मातरम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी की। चलिए उन्होंने 1898 में 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और उन्हें होम रूल आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। वह कौन है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सब लोग कमेंट करिएगा कि उन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया था और उन्हें होम रूल आंदोलन के लिए जाना जाता है, बताइए। तो देखिए ये कौन है तो ये एनी बेसेंट है। इन्होंने ही 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जो बाद में 1916 में जाकर के मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था, ठीक है ना। और एनी बेसेंट ने ही जो है आपको याद होगा होम रूल आंदोलन भी चलाया था। 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और 1916 में इन्होंने जो है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि और स्पष्ट दिखाई दे। हाँ अब पढ़िए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा। बताएंगे ये कौन सा अधिनियम है। अधिनियम से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा रहा है आजकल। बताइए ये कौन सा अधिनियम है जिसमें यह व्यवस्था की गई कि कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यह अधिनियम है 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम था, याद रखिएगा। और इसकी धारा 87, 1833 का जो अधिनियम था इसकी धारा 87, जिसके द्वारा कोई भी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी पद से जन्म स्थान, धर्म एवं रंग के आधार पर भविष्य में वंचित नहीं किया जाएगा। अच्छा 1833 का जो अधिनियम था उसमें मैकाले एवं जेम्स मिल का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसके कुछ और प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो कंपनी के वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे इसके तहत, और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार, जो चाइना था वहाँ से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। और सबसे खास बात है कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए ये प्रश्न मैंने रखा हुआ है, ये प्रश्न TRE 2.0 में भी पूछा गया है। ये डायरेक्टली NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैंने कराया भी हुआ है NCERT। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि पोर्सिलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है स्टील की गिलास की तुलना में, क्योंकि बताइए पोर्सिलिन का मग होता है उसमें गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में। इसका कारण क्या है तो पोर्सिलिन उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है ना, दिख गया। चलिए अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की। इसका कारण क्या है।
इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे, सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए रोज रखता हूं, आज ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पोर्सिलिन वाला हो गया। देखिए 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था विपिन बिहारी वर्मा ने किया था। पहला प्रश्न में मैंने ये प्रश्न का आंसर आपको बता दिया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अवैध करार दिया था? 1843 के, चलिए 1843 का जो इंडिया एक्ट 5 था उसके द्वारा किस बात को अवैध करार दिया गया था? सब लोग आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने जो है किस बात को अवैध किया था? तो दास प्रथा को इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है ना, दास प्रथा को, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है। बाकी ऑप्शन डी और ई तो आपको पता ही है। ठीक है ना, मैं जूम कर रहा हूँ ताकि और स्पष्ट आपको दिखाई दे। चलिए एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? यानी कि कौन सा इसमें से अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित रहता है, बताइए कौन सा, कौन सा, कौन सा अपरिवर्तित रहता है, कौन सा नहीं बदलता है? सभी ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स ये आवृत्ति जो है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है ना, बाकी आयाम वेग ये सब बदल जाते हैं, ये जो है आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। किसने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया था भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए? तो फ्रेंड्स ये कौन है? तो इनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं इन्होंने अपने भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है ना, ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के साथ जो है मिलकर के ओरिएंटल कला भारतीय समाज की स्थापना किया था, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की इन्होंने स्थापना किया था। और अवनींद्र नाथ टैगोर की आपको याद होगा, इनकी जो भारत माता की जो पेंटिंग है आपको याद भी होगा। ठीक है ना, भारत माता की पेंटिंग है जो सबसे प्रसिद्ध है, यह अवनींद्र नाथ टैगोर की। ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? चलिए बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था और इसमें उषा मेहता रेडियो संचालन करने वाले समूह में महत्वपूर्ण सदस्या थी। उषा मेहता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उषा मेहता यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जयप्रकाश नारायण वाला जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण की तरफ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनका जो आज़ाद दस्ता था जयप्रकाश नारायण ने, आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण जो है दीपावली की रात ये हजारीबाग जेल से भागे हुए थे। ठीक है, और इन्होंने नेपाल में जो है जा कर के वहाँ पर आज़ाद दस्ता का गठन भी किया था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल में आज़ाद दस्ता की स्थापना की गई थी और आज़ाद दस्ता के रेडियो और प्रचार विभाग का संचालन का प्रभारी कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, आज़ाद दस्ता के। और यहाँ पर जो है उषा मेहता राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था? यंग बंगाल मूवमेंट, ये आपसे पूछा जा रहा है। युवा बंगाल जो आंदोलन था इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक है, बताइए। और एक थियोसोफिकल सोसाइटी है, एक थियोसोफिकल सोसाइटी है, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी ये भी पूछा जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने किया था। ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। ठीक है ना। और एक है और बताएंगे आपको, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। तो ये सारे के सारे चीज़ ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने आपकी स्थापना किया था आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज, ठीक है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए देखिए किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2024 के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री मूवी को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको ऑस्कर 2024 के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। ये कौन सी मूवी है? अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत ऑस्कर के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ऑस्कर में इस बार जो है, याद रखिएगा, इस बार जो है बेस्ट जो एक्टर हैं ये कौन से हैं? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है बताइए? बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर ये पूछा जाता है। ठीक है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करिए। तो देखिए बेस्ट एक्टर के यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड था वो जीता था सिलियन मर्फी ने। किसने? सिलियन मर्फी ने जीता है। किस मूवी के लिए? तो ओपेनहाइमर के लिए। ठीक है ना, ओपेनहाइमर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है किसने? तो एम्मा स्टोन ने जीता है। किस फिल्म के लिए? तो इनका फिल्म है पुअर थिंग्स के लिए। यहाँ पर पुअर थिंग्स देख सकते हैं। और बेस्ट डायरेक्टर अगर पूछा जाए तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? बेस्ट डायरेक्टर का क्रिस्टोफर नोलान ने जीता ओपेनहाइमर के लिए। और बेस्ट पिक्चर जो रही है ये ओपेनहाइमर ही रही है। ठीक है ना, ओपेनहाइमर याद रखिएगा। और ये जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म फीचर फिल्म कैटेगरी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नॉमिनेट किया गया था, इसका नाम है टू किल अ टाइगर। ठीक है ना, टू किल अ टाइगर, इसको आप जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है? बताएंगे फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है? सब लोग आंसर कमेंट करिए, कौन सा इसमें से पारंपरिक स्रोत नहीं है? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पारंपरिक स्रोत नहीं है, यानी कि गैर पारंपरिक है। गैर पारंपरिक है, या फिर इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है आपका, वो वर्ड क्या हो सकता है? तो गैर पारंपरिक भी नहीं है, और एक और वर्ड इसके लिए होगा, वो है वैकल्पिक। ठीक है ना, तो ये इसमें से ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों गैर पारंपरिक हैं, यानी कि ये पारंपरिक स्रोत नहीं है, ये गैर पारंपरिक है। इसलिए एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न इसी बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी कब? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, तो फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स एक बार सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और इसका शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है ना, देखिए इसका जो स्वच्छ भारत मिशन था, इसका उद्देश्य गली सड़क ये सब चीज़ थे उनको साफ सफाई रखना था। ठीक है, वहाँ का जो कूड़ा कचरे थे उनको साफ करना था। और यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, चलिए सेशन हमारा आज यहीं समाप्त होता है। फिर से हम लोग कल आपके लिए लेकर के इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध होंगे। लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए।